Subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss an update. हेलो डियर फ्रेंड्स, तो बेसिकली अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सा न्यूमेरिकल टेक्निक एंड द टेक्निक विच विल बी स्टडीइंग इन टुडेज क्लास इज गोना बी ट्रेपेजोइडल मेथड। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर लिख लेंगे। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज गोना बी ट्रेपेजोइडल मेथड इज यूज्ड फॉर डेफिनेट इंटीग्रल। तो इसका मतलब कायदे से आपके पास एक फंक्शन होगा जो सिंगल वेरिएबल फंक्शन होगा, आप उसका डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं टेकिंग द रेफरेंस ऑफ लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट। वी कैन हैव द एग्जांपल्स ऑफ दिस। तो आज के बाद से ध्यान देना कि कायदे से आपका जो क्या है ट्रेपेजोइडल मेथड इज गोना बी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन टेक्निक। क्यों? क्योंकि ये कायदे से डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने के काम आएगा। दैट्स द फर्स्ट थिंग। कुछ चीजें और भी लिख लेंगे। कल के दिन शायद ट्रेपेजोइडल रूल को कायदे से प्रॉब्लम में रिफर कर लिया जाए ट्रेपीजियम रूल, या फिर रिफर कर लिया जाए 2 पॉइंट क्वाड्रेचर रूल। तो आज के बाद से एक चीज ध्यान देंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं द ट्रेपेजोइडल मेथड इज आल्सो रिफर्ड एज ट्राइपीजियम और 2 पॉइंट क्वाड्रेचर मेथड। The trapezoidal method is also referred as trapezium or 2-point quadrature method। तो इसका मतलब कल के दिन अगर प्रॉब्लम आता है सो यू डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड अगर प्रॉब्लम में ट्राइपीजियम मेथड लिखा हुआ है या फिर 2-point quadrature मेथड लिखा हुआ है, बिकॉज ऑल 3 आर वेरी सेम। अग्रीड? अब धीरे धीरे जब आप थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे तो आपको यह भी समझ में आएगा कि ट्रेपेजोइडल मेथड को बेसिकली ट्रेपीजियम मेथड क्यों बोल लिया गया और इसी को 2 पॉइंट क्वाड्रेचर मेथड क्यों बोल लिया गया। तो जब आप थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा अच्छे से इवॉल्व होंगे मेरे साथ, सो आई थिंक आपको ये याद रखने की भी जरूरत नहीं है कि सर ट्रेपेजोइडल को ट्राइपीजियम या फिर 2 पॉइंट क्वाड्रेचर मेथड भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके थ्योरी के कंसेप्ट से ही पिक करके इसका 2 अलग अलग नाम दिया गया है, बट प्रिवेलेंट जो नेम है इस मेथड का वो है ट्रेपेजोइडल मेथड। अग्रीड? लेसन प्लान देखता हूं कि मैं ट्रेपेजोइडल मेथड को कवर कैसे करूंगा। देखेंगे, सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्राइपीजियम्स की। ट्राइपीजियम्स आपने 9th और 10th में पढ़ा होगा। ये कुछ नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब एक चतुर्भुज है, हिंदी में बोला जाए तो एक 4 क्या है आर्म्स का एक स्ट्रक्चर है। तो मैं ट्राइपीजियम्स के बारे में डिस्कस करूंगा। ट्राइपीजियम के बारे में डिस्कस करने के पीछे बेसिक रीजन ये है कि कायदे से ट्रेपेजोइडल मेथड जो है पूरे के पूरे फंक्शंस को छोटे छोटे ट्राइपीजियम्स में क्या करता है, पहले तोड़ता है और इंडिविजुअल ट्राइपीजियम्स के एरिया को एड अप करके वो क्या करता है, पूरे के पूरे फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल अप्रोक्सीमेट करता है। बट एनीवेज विल सी पार्ट बाय पार्ट। तो कहानी ऐसी है कि कायदे से जब आप कैलकुलेशन करेंगे एरिया अंडर द कर्व तो आपको पता चलेगा कि कायदे से ट्रेपेजोइडल रूल ने छोटे छोटे ट्राइपीजियम में पूरे फंक्शन को तोड़ के इंडिविजुअल ट्राइपीजियम्स का एरिया इवेल्युएट करके आपके टोटल डेफिनेट इंटीग्रल को अप्रोक्सीमेट किया है। और वैसे भी डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व ही होता है। कौन सा एरिया अंडर द कर्व, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। ध्यान देना, इंटीग्रेशन में बार बार रिपीट कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। ध्यान देना, अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल करूं तो इसका मतलब होगा एरिया अंडर द कर्व ऑफ x इज इक्वल्स टू a वर्टिकल लाइन, x इज इक्वल्स टू b अनदर वर्टिकल लाइन, देयरआफ्टर फंक्शन f ऑफ x खुद में और साथ में x एक्सिस या y इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब अभी भी ये एरिया अंडर द कर्व ही तो निकालना चाह रहा है, लेकिन मैं ये एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालूंगा, छोटे छोटे ट्राइपीजियम में f ऑफ x को तोड़ के। सो बेटर ये रहेगा कि मैं थोड़ा सा ट्राइपीजियम के बारे में पहले सेगमेंट में जानकारी लूंगा, जहां मैं बात करूंगा ट्राइपीजियम के बारे में और द एरिया ऑफर्ड बाय द ट्राइपीजियम के बारे में। ठीक है, वंस दैट पार्ट इज ओवर देयर आफ्टर विल गो टू द डेरिवेशन ऑफ द व्हाट ट्रेपेजोइडल मेथड। तो ट्रेपेजोइडल मेथड में आप जो फॉर्मूला यूज करोगे बिल्कुल बाय हार्ट करके जाने की जरूरत नहीं है। मैं छोटा सा एक सिस्टमेटिक प्लान बताऊंगा कि कायदे से ये प्रॉब्लम का फॉर्मूला कैसे डिराइव हो, और जब आप डिराइव करेंगे तो कई कंसेप्ट्स भी आपको क्लियर होंगे। क्योंकि गेट में अभी मैं पिछले कुछ सालों से ये देख रहा हूं कि प्रॉब्लम सीधे सीधे आपको ये नहीं दिया हुआ है कि आपको एक फंक्शन दिया है, लोअर और अपर लिमिट दिया है, यूजिंग द ट्रेपेजोइडल मेथड आपको इसका आंसर निकालना है। प्रॉब्लम में कुछ कंसेप्चुअल डिटेल्स के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। तो जब तक आपको डेरिवेशन में आपका कमांड तगड़ा नहीं होगा, कीप इन माइंड जस्ट प्रोसेस से आप शायद अच्छे प्रॉब्लम या कंसेप्चुअल प्रॉब्लम को एड्रेस ना कर पाए। जैसे ये पार्ट कवर हुआ देयर आफ्टर विल गो टू दी पार्ट ऑफ एरर्स, कि कायदे से अगर बाय द वे आपने एक डेफिनेट इंटीग्रल को यूजिंग ट्रेपेजोइडल मेथड के थ्रू अगर अप्रोक्सीमेट किया है तो आपका जो एक्चुअल वैल्यू आता बाय टेकिंग द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, और आपने जो ट्रेपेजोइडल मेथड से जो आपने इवेल्युएशन किया उनके बीच का डिफरेंस कितना है और ये डिफरेंस कब डोमिनेंट होगा।
But anyways, we are going to discuss each and every part of the errors which has been associated when a definite integral has been solved using the method of trapezium. Is that part clear? Once this part is over, straight away we will reach to the gate related problem. Usually पहले मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लेता था, उसके बाद गेट के प्रॉब्लम लेता था, बट गेट में इतने सारे प्रॉब्लम आए हैं ट्राइपीजियम के कि मैं सीधे अगर 4 के गेट के प्रॉब्लम भी ले लेता हूं, सो आई थिंक आप हर एक एंगल को अच्छे से जज कर पाओगे और साथ में आप इस पूरे के पूरे अंडरस्टैंडिंग के साथ गेट में जाके किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से एड्रेस कर पाएंगे। तो ओवरऑल अगर मैं लेसन प्लान देखूं, सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्राइपीजियम के बारे में, उसके बाद बात होने जा रहा है डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला विच इज यूज्ड इन द ट्रेपेजियल मेथड, उसके बाद मैं बात करूंगा एरर एसोसिएटेड व्हेन अ डेफिनेट इंटीग्रल वैल्यू हैज बीन अप्रोक्सीमेटेड यूजिंग द ट्रेपेजियम मेथड, आपको कितना एरर मिलेगा और ये एरर कब डोमिनेंट होगा और ये कब क्या होगा, रिड्यूस्ड फॉर्म में होगा, और साथ में मैं बात करूंगा गेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है, सो मैं इसको रब आउट कर रहा हूं और मेरा सबसे पहला जो क्या होगा कंसर्न वो होगा, तो सबसे पहला जो कंसर्न है वो है ट्रेपेजियम। सबसे पहले बात करूंगा मैं ट्रेपेजियम के बारे में। आपने 9th और 10th में इसको बहुत बार पढ़ा है, तो मेरा बेसिक कंसर्न यहाँ ट्रेपेजियम पूरा पढ़ाना नहीं है, बट ट्रेपेजियम का अगर थोड़ा स्टडी होगा तो कल के दिन मेरा डेरिवेशन आसान होने जा रहा है। सो ट्रेपेजियम होता क्या है? ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इसका ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि ट्रेपेजियम जो है एक क्वाड्रिलेटरल है, इट्स अ क्वाड्रिलेटरल। इट्स अ क्वाड्रिलेटरल, इट्स अ क्वाड्रिलेटरल। अगर ट्रेपेजियम अगर क्वाड्रिलेटरल एक स्ट्रक्चर है, इसका मतलब इसके कितने आर्म्स होंगे? 4 आर्म्स होंगे, बट एनी ऑफ दी क्वाड्रिलेटरल्स कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के लिए बेसिक डिमांड ये है कि इसका एक पेयर ऑफ दी क्या हो, फ्रंट आर्म हो, वो एक दूसरे के पैरेलल हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक पेयर ऑफ द आर्म हैज टू बी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो इसका मतलब एक छोटा सा एग्जांपल कुछ ऐसा हो सकता है। बाय द वे मैंने ऐसा एग्जांपल लिया, ये देखना, ये दोनों आर्म क्या है, पैरेलल है, और बाय द वे मैंने एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ले लिया। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या है, 3 आर्म है, ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, और ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो मैं इसको एक परफेक्ट एग्जांपल ऑफ क्या ले सकता हूं, ट्रेपेजियम ले सकता हूं। इज दैट पार्ट क्लियर? तो ट्रेपेजियम, व्हाट इज अ ट्रेपेजियम? ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब चतुर्भुज, 4 भुजाएं होंगी, 4 आर्म होंगी, लेकिन उसमें से केवल एक जो पेयर होगा, कौन सा, फ्रंट पेयर, वो एक दूसरे के पैरेलल होगा, जबकि बचा हुआ एक पेयर होगा, दे विल नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। अगर बाय द वे क्वाड्रिलेटरल की एरिया का इवैल्यूएशन आपको यहां कैलकुलेट कर लेना चाहिए, क्योंकि कल के दिन डेरिवेशन में इसका एरिया बहुत काम आने जा रहा है। चलिए एरिया का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिया। ये जो आपका एक वर्टिकल लाइन है, इसको मैंने नाम दिया बाय द वे x0, और ये है आपका x1। ठीक है, ये कहां रखा हुआ है, मैंने सिंप्लिसिटी के लिए मान लिया है, ये जो पूरा का पूरा ट्राइपेजियम रखा हुआ है वो एक्स एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है। ठीक, तो ध्यान देना, बाय द वे यहां जो हाइट है किसकी, आपके ट्राइपेजियम की, एट x इक्वल्स टू x0 पे अगर क्या है, y0 है, मैंने हाइट लिखी है यहां कितनी है, y0, एंड सिमिलरली हाइट जो है एट x इक्वल्स टू x1 पे कितनी है, y1। और मुझे बेसिकली अभी इसका क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। मेरे को इस पूरे के पूरे साइडेड एरिया का या पूरे के पूरे इस कंटामिनेटेड एरिया का क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन मैं इसको 2 पार्ट में पहले तोड़ूंगा। मैंने क्या किया, इस लाइन के पैरेलल में एक दूसरी लाइन ली, जो कहां से कनेक्ट होता है, y0 से पैरेलल जाके कनेक्ट होता है, कौन सी, अ वर्टिकल लाइन x1 पे। तो हो क्या रहा है इससे बेनिफिट, अब आपके पास 2 अलग अलग कर्व हैं जिसका एरिया आप आसानी से निकाल सकते हैं। पहला तो एक रेक्टेंगल है, दूसरा क्या है, एक ट्रायंगल है। तो चलिए इन एरिया को कैलकुलेट करते हैं। बाय द वे अगर रेक्टेंगल के एरिया के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले बेस लेंथ जो रेक्टेंगल एरिया का होगा कितना होगा, x1 माइनस ऑफ x0। ठीक है, और इसकी हाइट जो है वो कितनी है, y0। ठीक, प्लस अगर आप बात करेंगे इस ट्रायंगल के एरिया का, तो ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ टाइम्स ऑफ, राइट एंगल ट्रायंगल है, देन हाफ टाइम्स ऑफ बेस लेंथ। बेस लेंथ जो होने जा रहा है वो होगा x1 माइनस ऑफ x0,
इनटू द हाइट। हाइट का मतलब यह है कि कंप्लीट हाइट जो है y1 है, लेकिन इसमें से आपको y0 सब्सट्रैक्ट करना होगा फॉर गेटिंग द एग्जैक्ट हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर पोर्शन। सो हियर इट्स गोना बी y1 माइनस ऑफ y0। ठीक है, तो कल के दिन मैं आपके ट्राइपीजियम का एरिया अगर इवेल्युएट या कैलकुलेट करूंगा तो यू शुड नॉट हैव एनी डाउट पार्ट ऑफ इट। आगे जाके आपको यह दिखने को मिलेगा कि आपके x0 और x1 के बीच का जो क्या होगा डिस्टेंस होगा वो होगा स्टेप साइज h या इंटरवल साइज h। तो अगर बाय द वे x1 माइनस ऑफ x0 को अगर मैं h से रिप्लेस करता हूं तो ये कैलकुलेशन थोड़ा और भी आसान हो जाएगा। ये होगा y0 प्लस h हाफ टाइम्स ऑफ x1 माइनस ऑफ x0 इज अगेन h इंटू y1 माइनस ऑफ y0। सो व्हाट इट इज, इट्स नथिंग बट द एरिया ऑफर्ड बाय द ट्राइपीजियम। तो ध्यान देंगे आगे जाके मैं जो डेरिवेशन करूंगा पूरा का पूरा ट्रापेजोइडल मेथड का वो मैं रिफर करने जा रहा हूं the method from the trapezium. So do not get confused. You should have the clear cut idea about the area offered by the single trapezium. जहां की लेफ्ट और राइट क्या है, पैरेलल है। जो नीचे जो एक्सिस है वो क्या है, एक्स एक्सिस है। ऊपर में आपके पास क्या रखा हुआ है, एक नॉन पैरेलल स्ट्रक्चर रखा हुआ है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, ये सब के सब क्या है, लाइन है। ऐसा नहीं कि ऊपर में आपके पास क्या रखा हुआ है, एक पैराबोलिक इक्वेशन रखा हुआ है, लोअर फेसिंग पैराबोलिक इक्वेशन रखा है। नहीं, आज फिर से क्लियर रखेंगे, इट्स अ क्वाड्रिलेटरल। और साथ में हर एक जो क्या है आपके पास आर्म्स है वो स्ट्रेट लाइन है। केवल जो फ्रंट के एक आर्म का पेयर है वो पैरेलल है और दूसरा फ्रंट के आर्म का पेयर जो है वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, बट स्टिल दे ऑल आर लाइन। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड कि कुछ ऐसा होगा कि ऐसा होगा। ये थोड़ा ध्यान रखना, आगे जाके मैंने जैसे बोला कि ट्राइपीजियम मेथड मैं पूरा का पूरा डिराइव करूंगा तो आपके बहुत काम आने जा रहा है। इसे पार्ट क्लियर? तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, रब आउट कर रहा हूं। चलो एक काम करते हैं। तो ये तो आपका ट्राइपीजियम के बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग हो गई। अब मैं बात करता हूं डेरिवेशन के बारे में। किसके लिए? डेरिवेशन ऑफ द ट्रापेजोइडल मेथड या ट्राइपीजियम मेथड। तो मैंने इसको थोड़ा रब आउट किया है, थोड़ा सा राइट में स्पेस ज्यादा ही कैरी कर रहा है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू रबिंग इट आउट। तो ये आपका फाइनल कंक्लूजन है कि एक ट्राइपीजियम का जो एरिया होगा कुछ ऐसा होगा। अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड पॉइंट के। लेसन प्लान में पहला पार्ट था ट्राइपीजियम के बारे में डिस्कस किया, इसका मैंने एरिया एवेल्युएशन किया। अब मैं बात कर रहा हूं डेरिवेशन ऑफ द ट्रापेजोइडल मेथड इटसेल्फ। देखेंगे तो ट्रापेजोइडल मेथड कभी भी अगर आपके प्रॉब्लम में पूछा जाएगा तो आपके पास कैलकुलेट करने का एक अपॉर्चुनिटी होगा, क्या? डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ अ सिंगल वेरिएबल फंक्शन जिसका एक लोअर लिमिट है, मैंने मान लिया x0, और एक अपर लिमिट है, मैंने इसको मान लिया है x0 प्लस NH। क्यों? आगे जाके देख रहे हैं। तो हुआ ये कि आपके पास एक फंक्शन f ऑफ x है जो 2D प्लेन पे ड्रॉन है, चलो 2D प्लेन पे ड्रॉन है, मैंने एक कर्व ले लिया। ये क्या है, मेरा एक फंक्शन f ऑफ x है जो 2D प्लेन में ड्रॉन है। अगर बाय द वे आपको इसका एरिया अंडर द कर्व निकालना है, कहां से कहां, लोअर लिमिट x इज इक्वल्स टू ऑफ x0। चलिए ये मैंने मान लिया x इज इक्वल्स टू ऑफ x0 से लेके x इज इक्वल्स टू ऑफ, चलिए ले लिया मैंने x0 से लेके x0 प्लस NH। ठीक है, आपके प्रॉब्लम में कई बुक्स में इसको a भी लिखा हुआ होता है, b भी लिखा हुआ होता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इसका मतलब आपको जो इंटीग्रेशन करना है वो कहां से कहां करना है, x इक्वल्स टू a से b या x इक्वल्स टू x0 से लेके x0 प्लस NH। तो एक्चुअल इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द विच कर्व? x0 प्लस NH, x एक्सिस और पूरे के पूरे फंक्शन खुद में। इसका मतलब आपको पूरा का पूरा एरिया कैलकुलेट करना है। लेकिन जो आपका ट्रापेजोइडल मेथड है वो ये बोलता है कि भाई आपको एक्चुअल फंक्शन का एरिया कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मैं छोटे छोटे ट्रापेजियम के फॉर्म में अगर मैं पूरे के पूरे इस सेगमेंट को बांट लूं और इंडिविजुअल अगर ट्रापेजियम के एरियाज को अगर सम अप करूं, सो आई थिंक यू विल बी गेटिंग द अप्रोक्सीमेटेड द सेम इंटीग्रल वैल्यू विच वी एक्सपेक्ट फॉर। तो वो करता क्या है, ध्यान देना। आपका जो x इक्वल्स टू x0 या a बोल लो, चलो a बोल लो फॉर द टाइम बीइंग, a और b को छोटे छोटे ये n टुकड़ों में क्या करता है, बांटता है। इसका मतलब छोटे छोटे n टुकड़ों में ये क्या करेगा, इंडिविजुअल सेगमेंट का ये एरिया कैलकुलेट करेगा। तो चलो ये क्या हुआ, अब मैं इसको मान के चल रहा हूं x0, दूसरा टुकड़ा जो आया वो यहां कहीं आया, इसको मैं लिख सकता हूं x0 प्लस h
या फिर लिख सकता हूं मैं x1। इतने इक्वी डिस्टेंस पे आप एक तीसरा टुकड़ा लेंगे, ये मैं लिख सकता हूं x2, और x2 ये क्लियर रखना, x2 क्या है यहां पर, x2 जो है वो है आपका x0। h तो जा चुके हो, एक h और आगे चलोगे 2h, ठीक। इतना ही सेगमेंट आप आगे लोगे, ये मैंने ले लिया बाय द वे x3 डैश डैश। ऐसे करते हुए आपने n नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेप्स से आपने लास्ट का b कवर किया है, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं b, या फिर बोल सकता हूं इसको मैं x0 प्लस nh, या फिर बोल सकता हूं मैं x ऑफ n। अब भाई कर क्या रहा है, ध्यान देना। ट्रेपेजोइडल मेथड जो है वो ये बोल रहा है भाई कि जो जितने भी आपके इंडिविजुअल सेगमेंट बने हैं ना, उसमें आप छोटे छोटे ट्राइपीजियम फॉर्म करो। ट्राइपीजियम कैसे फॉर्म होगा, तो देखो ये सब जो लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल तो है ही, तो कहीं ना कहीं ट्राइपीजियम के लिए जो आपके फ्रंट जो होने चाहिए आर्म्स, वो एक तो पैरेलल का पेयर होना चाहिए है, लेकिन जो दूसरा पेयर होना चाहिए वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होना चाहिए। अब आगे वाले ने किया क्या, इस पॉइंट और इस पॉइंट को इसने क्या किया, मैच किया। चलो अब ये पॉइंट डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। फंक्शन एट x इक्वल्स टू x0 पे मैंने फंक्शन का वर्थ माना है y0, फंक्शन एट x1 पे मैंने फंक्शन का वर्थ माना है y1, यहां मैंने माना है y2, यहां मैंने माना है y3, और सिमिलरली यहां मैंने माना है yn, ठीक। ऐसे कुछ है। तो ये क्या कर रहा है, फंक्शन एट x इक्वल्स टू x0 पे y0 है, और फंक्शन एट x इक्वल्स टू x1 पे y1 है। इसको इसने क्या किया है, एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट किया है, और जैसे ही स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट किया, अब आपके पास एक परफेक्ट ट्राइपीजियम है, और इस ट्राइपीजियम का एरिया मैंने अभी आपको बगल में कैलकुलेट कराया है। बट एनीवेज ये केवल एक सेगमेंट पे नहीं करना, ये हर एक सेगमेंट पे करते जाएगा। सो व्हाट इट इज गोइंग टू डू, इट इज गोइंग टू टेक द स्ट्रेट लाइन इन ईच ऑफ द सेगमेंट, और जितने भी सेगमेंट बने हैं वो अलग अलग छोटे छोटे क्या है, ट्राइपीजियम ही तो है। ये पहला ट्राइपीजियम हुआ, ये दूसरा ट्राइपीजियम हुआ, तीसरा ट्राइपीजियम हुआ, फोर्थ ट्राइपीजियम हुआ। तो अगर बाय द वे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको नेट एरिया तो इसका निकालना था, ये पूरे के पूरे ये पोर्शन का। देखो कौन सा एरिया निकालना था, चलो अलग से ड्रॉ कर दूं मैं। आपको तो एरिया ये पूरे के पूरे रीजन का निकालना था, ठीक है। आपको एरिया बेसिकली इस पूरे के पूरे रीजन का निकालना था, लेकिन अब ट्राइपीजियम मेथड के थ्रू कायदे से आप जो एरिया का इवैल्यूएशन करेंगे वो कुछ ऐसा होगा। ये कुछ ऐसा, ठीक है। तो शायद आपने एक चीज ध्यान दिया, इस सेगमेंट में कायदे से यूजिंग ट्राइपीजियम मेथड आपने एरिया को अंडर अप्रोक्सीमेट किया है। क्यों, क्योंकि आपका एक्चुअल एरिया तो ज्यादा था और आपने एरिया कम लिया है। नेक्स्ट, आपने इस रीजन में आपके एरिया को ओवर अप्रोक्सीमेट किया है। आपका एरिया इसके नीचे था, लेकिन आपने पूरे के पूरे बकल को क्या किया है, एरिया अंडर द कर्व लिया है। सिमिलरली इस रीजन में कायदे से आपने फिर से एरिया को क्या किया है, अंडर अप्रोक्सीमेट किया है, क्योंकि आपका एक्चुअल एरिया तो काले से पूरा का पूरा नीचे वाले पोर्शन टिल एक्स एक्सिस तक होना था, लेकिन आपने केवल इस एरिया को कवर किया है। साथ में यहां आपने फिर से क्या किया है, एरिया को ओवर अप्रोक्सीमेट किया है। यहां कायदे से जो एरिया होना था ये ब्लैक के नीचे वाला पोर्शन होना था, लेकिन कायदे से अगर आपने ट्राइपीजियम से एरिया निकाला है तो इस पूरे के पूरे नीचे वाले एरिया को कैलकुलेट किया है। तो अब एक चीज ध्यान देना, थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर बाय द वे मैं यहां से एक्चुअल एरिया निकालने की कोशिश करता हूं यूजिंग द ट्राइपीजियम मेथड, जो आपको रेडिस पोर्शन दिख रहा है, तो चलिए ये बताएंगे इस रीजन का एरिया क्या होने जा रहा है। इस रीजन का एरिया तो निकला है मेरे भाई, कैसे निकला है ध्यान देना। x0 और x1 ही तो लिया है आपने। x0 और x1 क्या होगा, y0h प्लस हाफ टाइम्स ऑफ h टाइम्स ऑफ y1 माइनस ऑफ y2 y0, ठीक। अगर बाय द वे आप नेक्स्ट सेगमेंट के अगर कैलकुलेशंस के बारे में बात करें, कौन से, इस सेगमेंट के बारे में, ठीक है। तो ये सब को क्या किया जा सकता है, एडअप किया जा सकता है। थोड़ा सा एक काम और करो, इसको थोड़ा और आसान करो। देखो आसान क्या हो सकता है, इसको आसान अपन लिख सकते हैं हाफ टाइम्स ऑफ h इंटू y1 प्लस y0 इंटू h माइनस हाफ टाइम्स ऑफ y0 इंटू h। लेट मी सी दैट। तो हाफ टाइम्स ऑफ h इंटू y1 को अलग लिखा है मैंने, y0h को इधर लाया है, माइनस h टाइम्स ऑफ y0 को मैंने एक साइड रखा है। तो यहां से आउटकम जो निकलेगा वो होगा हाफ टाइम्स ऑफ h y1 प्लस हाफ टाइम्स ऑफ y0 इंटू h। आई थिंक ये ज्यादा अच्छा होगा आपको याद करने के लिए, आप ये याद करके रखें। तो ये क्या होगा, हाफ h
और बगल में जो बचा वो क्या है, y1 प्लस ऑफ y2। आप चाहें तो हाफ को नीचे भी लेके जा सकते हैं, डिवाइडेड बाय ऑफ 2। तो इसका मतलब ये है कि ट्राइपीजियम का अगर आपको इस स्ट्रक्चर का एरिया निकालना है तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, सबसे पहले h जो क्या होगा आपके पास स्टेप साइज होगा उसको आप बाहर निकालें, और इसका जो क्या होगा मैग्नीट्यूड होगा एट x0 एंड एट x1, या फिर एट प्रेजेंट कंडीशन एंड एट फ्यूचर कंडीशन, दोनों के मैग्नीट्यूड का आप क्या करें, एवरेज निकालें। तो ये कैलकुलेशन और ये कैलकुलेशन बहुत सेम है, इसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब कि इस एरिया को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, बट यहां से कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान हुआ। चलिए, तो अगर मैं एरिया का इंडिविजुअल जो ट्रेपेजोइडल्स बने हुए हैं या ट्रेपीजियम्स बने हुए हैं उनका एरिया इवैल्यूएशन करूं तो एरिया निकालना बड़ा आसान है। चलिए, इस एरिया का क्या होने जा रहा है, सबसे पहले क्या करना है, देखो आपको h बाई 2 बचा क्या ब्रैकेट में, थोड़ा आसानी से बताना, बचा क्या ब्रैकेट में, y0 प्लस y1। मैंने 2 को ऑलरेडी कॉमन निकाला हुआ है। चलिए, अगर बाय द वे आप सेकंड ट्रेपीजियम के अगर क्या एरिया के बारे में बात करें तो उसके पास भी क्या आएगा, h/2 आएगा। और अगर आपके इंडिविजुअल क्या है इंटरवल्स या स्टेप साइज जिसको मैं h बोलूंगा आगे, वो सेम है, अगर ये डिस्टेंस ये स्पेन अगर सेम है तो यार सबके पास h/2 का कॉमन फैक्टर होगा, उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो प्लस क्या होगा, नेक्स्ट फैक्टर यहां आएगा क्या, y1 प्लस ऑफ y2। ये प्रोसेस चलता जाएगा, लास्ट की जो वैल्यू होगी वो होगी y ऑफ n-1 प्लस ऑफ yn प्लस ऑफ yn। यही होने जा रहा है। तो यार इन सब को ऐड करके डेफिनेटली आपके पास एक फेयर आइडिया तो हो जाएगा। देखो y1 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, y2 भी कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। क्यों, क्योंकि y1 का रेफरेंस मैंने पहले ट्राइपीजियम के लिए किया है, दूसरे ट्राइपीजियम के लिए किया है। y2 का रेफरेंस मैंने यूज किया है सेकंड ट्राइपीजियम के लिए और थर्ड ट्राइपीजियम के लिए भी। तो y1 y2 y3 y4 सब के सब डबल आएंगे, केवल y0 और yn क्या आएंगे, एक बार आएंगे। तो इन सब के एडिशन में y0 और yn केवल एक बार आएंगे और बाकी सब के सब फैक्टर कितने बार आएंगे, 2 बार आएंगे। तो यहां से आसानी से आपको क्या निकलता है, अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला, ये रिजल्ट सामने में आता है, एंड दैट इज गोना बी y0 और yn ये रिपीट नहीं होंगे और बाकी सब के सब जो बचे हुए मैग्नीट्यूड्स होंगे वो रिपीट होंगे टिल y ऑफ n-1। और बेसिकली ये होने जा रहा है आपका फॉर्मूला फॉर द ट्राइपीजोडियल रूल। और यह मैं बोल सकता हूं ये जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, इट्स अ वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx which starts from x0 till x0 plus nh। ठीक है, तो एज सच आपको यार कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, मुझे तो समझ में आता है कि इसमें कुछ भी प्रॉब्लमेटिक ऐसा नहीं है। तो चलिए अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखने के हैं, यहां ध्यान देना। तो आपने पूरे के पूरे क्या है लोअर लिमिट और अपर लिमिट को छोटे छोटे इक्वल इंटरवल्स में बांटा और बेसिकली इंटरवल्स का जो विड्थ था उसको मैंने रिफर किया है h। साथ में कितने स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने अपने स्टार्टिंग लिमिट से एंडिंग लिमिट तक रीच किया उसको बोला जाता है द नंबर ऑफ इंटरवल्स। और नंबर ऑफ इंटरवल्स को मैंने रिफर किया किससे, n से। तो यहां ध्यान देना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो n है वो है नंबर ऑफ इंटरवल्स, नंबर ऑफ इंटरवल्स। सिमिलरली h जो है वो है इंटरवल साइज, इंटरवल साइज। आपका जो इंटीग्रेशन है वो होगा आपका x0 से लेके x0 प्लस nh fx, जहां x0 क्या है आपका लोअर लिमिट है और सिमिलरली x0 प्लस nh जो है वो है हायर लिमिट। ठीक, तो अगर बाय द वे आपको लोअर लिमिट और हायर लिमिट दिया है तो आप आसानी से x0 प्लस nh की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक चीज ध्यान देना, अगर आपको हायर लिमिट x0 प्लस nh दिया हुआ है b के फॉर्म में, ये दिया हुआ है b के फॉर्म में, तो क्या होगा x0 प्लस nh इज इक्वल्स टू ऑफ b होगा। यहां आपको डेफिनेटली लोअर लिमिट की वैल्यू दी हुई होगी तो आप इसको इधर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहां से आपको nh की वैल्यू निकल चुकी होगी b माइनस ऑफ x0। अगर आपके प्रॉब्लम में नंबर ऑफ इंटरवल्स दिए हुए होंगे, इसका मतलब n दिए हुए होंगे, तो वहां से आप आसानी से h की वैल्यू निकाल सकते हो कि इंडिविजुअल जो स्टेप साइज होगी वो कितनी होगी। या फिर प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ होगा कि इंडिविजुअल स्टेप की साइज कितनी है, तब वहां आपसे n निकालते बड़ा आसानी से बनेगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि दोनों में से कुछ भी डिटेल आपके प्रॉब्लम में दिया हुआ होगा, आसानी से आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और फॉर्मूला का यूज करके आप क्या कर पाएंगे, उसका आंसर निकाल पाएंगे। इज दैट पार्ट क्लियर?
ऐसा पार्ट क्लियर? तो चलिए मैं इसको रब आउट करता हूं। तो अब आता है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट चेक, कुछ इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग जिसके बारे में गेट में बहुत बार प्रॉब्लम डिटेल में तो नहीं पूछा है, बट हाँ यस जाने की कोशिश जरूर कर रहा है, तो उस बारे में आपको जानकारी होनी बहुत जरूरी है। पहली चीज, कायदे से ट्राइपीजियम मेथड या ट्राइपोजोडियल मेथड ने पूरे के पूरे फंक्शन एफ ऑफ एक्स को किससे अप्रोक्सीमेट किया है? तो ध्यान देना, टुकड़ों में बांटा जरूर है, लेकिन इंडिविजुअल स्पैन में कायदे से आपके ट्राइपीजियम मेथड ने आपके एक्चुअल एफ ऑफ एक्स को किससे अप्रोक्सीमेट किया है? स्ट्रेट लाइन से अप्रोक्सीमेट किया है। तो लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट ट्राइपीजियम मेथड approximates actual f of x from a straight line। तो ये कायदे से क्या है? स्ट्रेट लाइन अप्रोक्सीमेशन है, और फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन। क्यों? स्ट्रेट लाइन को आप लिख सकते हैं ए नॉट प्लस ऑफ a1 x के फॉर्म में। ये किसका फॉर्म है? एक स्ट्रेट लाइन का ही फॉर्म है। y इक्वल्स टू mx प्लस c भी लिखते हैं, तो m की जगह में m1 a1 है और c की जगह में क्या है? a नॉट है। तो अगर बाय द वे आपने इंडिविजुअल सेगमेंट को अगर स्ट्रेट लाइन से अप्रोक्सीमेट किया है, तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूं कि कायदे से ये जो पॉलिनोमियल है जिसके थ्रू मैंने f ऑफ x को अप्रोक्सीमेट किया है इन इंडिविजुअल इंटरवल, दैट्स गोना बी द फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल। तो क्लियर लिखेंगे, दैट मीन्स द ट्रापेजोइडल रूल इज अप्रोक्सीमेटेड using first degree polynomial। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान देना। आपने देखा होगा ये पूरा का पूरा जो अप्रोक्सीमेशन है वो क्या है? एक लाइन से सॉरी। नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट लिख सकते हैं। मैंने एक चीज ध्यान देना, ट्रापेजोइडल रूल को ट्राइपीजियम रूल भी बोला था। क्यों बोला था ट्राइपीजियम रूल? क्योंकि इंडिविजुअल जो सेगमेंट है उसको मैंने बनाया है क्या? एक छोटे छोटे ट्राइपीजियम के फॉर्म में। तो लिखेंगे द ट्रापेजोइडल रूल इज also called trapezium rule or method because it converts the individual segment or individual intervals in a form of small trapeziums। थर्ड यार एक चीज ध्यान देना, बाय द वे आपका अगर जो एक्चुअल कर्व है और जो आपने क्या लिया है? एक अप्रोक्सीमेटेड ट्रापेजियम कर्व लिया है, तो ये वैल्यू में कब आपने एक्चुअल एरिया से अंडर कैलकुलेशन किया है, कब आपने एक्चुअल एरिया से ओवर कैलकुलेशन किया? यहां ध्यान देना, इस अगर इंटरवल के बारे में बात करूं तो आपने जो ट्राइपीजियम बनाया है, आपने एक्चुअल एरिया से ज्यादा एरिया कैलकुलेट किया है या कम एरिया कैलकुलेट किया है? या फिर मैं ये बोलूं कि आपने एरिया को अंडर एस्टिमेट किया है या ओवर एस्टिमेट किया है? तो यहां ध्यान देना, आपने अपने एरिया को अंडर एस्टिमेट किया है, यहां आपने एरिया को ओवर एस्टिमेट किया है, क्योंकि आपका एक्चुअल एरिया तो इसके नीचे होना था लेकिन बड़ा है। यहां आपने फिर से क्या किया? अंडर एस्टिमेट किया है। तो यार एक चीज ध्यान देना, ट्राइपीजियम या ट्रापेजोइडल मेथड से कब कब आप एरिया जो कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल एरिया से कम कैलकुलेट करेंगे और कब कब ज्यादा कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान देना, तो अगर मैं देख रहा हूं, अगर आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो, देख लो यहां देख लो, तब आप जो एरिया कैलकुलेट कर रहे हो वो ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। और जब आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो, देखो यहां देख लो, तब आप जो एरिया कैलकुलेट कर रहे हो वो कम कैलकुलेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तो इसका मतलब आज के बाद से ध्यान देना, ये क्या है आपका? अपर फेसिंग क्या है? कॉनकेव, या फिर पैराबोला ले सकते हैं। कॉनकेव में आपका जो ट्राइपीजियम है वो जो एरिया कैलकुलेट करेगा वो ओवर एस्टिमेट करेगा या अंडर एस्टिमेट करेगा? देख सकते हैं क्या करेगा भैया मेरे? ओवर एस्टिमेट करेगा। और जब आपके पास लोअर फेसिंग कॉनकेव है, तब आपका जो एरिया ट्राइपीजियम से क्या होने जा रहा है? कैलकुलेट होने जा रहा है, वो होगा अंडर एस्टिमेट।
अंडर एस्टिमेट। इज दैट पार्ट क्लियर? एक चीज ध्यान देना, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं, फोर्थ यार, अगर बाय द वे आप कायदे से अपना एक्चुअल इंटीग्रेशन और आपके अप्रोक्सीमेटेड इंटीग्रेशन यूजिंग द न्यूमेरिकल मेथड में एरर को अगर रिड्यूस करना चाहते हैं तो क्या बेसिक फंडामेंटल यूज कर सकते हैं यार? सबसे बेस्ट तरीका यह है, आपने जो ये क्या किया, इंटरवल बिट इतना लिया, अगर आप इसको श्रिंक करके यहां तक ले आते और यहां से एक लाइन खींचने को मौका मिलता तो लगभग इस रीजन में ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अगर ये पूरा का पूरा जो एक बड़ा रीजन था, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट करता तो यार एक कर्व होता क्या है, छोटे छोटे लाइन के टुकड़ों से मिलकर ही तो बना हुआ होता है। या फिर मैं बोल सकता हूं ये छोटे छोटे सेगमेंट में ये है क्या, है भला एक साइनसोइडल सिग्नल, लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में है क्या, ये ट्राइपीजियम ही तो है। तो लिखेंगे नेक्स्ट, if the result from the trapezium numerical method has to be precise or has to be very near to the actual integration, then step size or interval size must reach towards 0। या फिर दूसरे टर्म्स में ये बोल सकता हूं मैं कि कायदे से नंबर ऑफ स्टेप्स, कहां से कहां, लोअर लिमिट से अपर लिमिट जाने तक के लिए क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स का यूज होना चाहिए। इज दैट पार्ट क्लियर? तो ओवरऑल ये मैं बोलना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाते जाएंगे या जैसे जैसे आप क्या करते जाएंगे, इंटरवल का अगर साइज कम करते जाएंगे, बाय डिफॉल्ट आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे से क्या कर पाएंगे, उस इंटीग्रेशन को अप्रोक्सीमेट कर पाएंगे। चलिए इसी सीक्वेंस में एक चीज और देखता हूं मैं, आपको क्या लगता है, अगर बाय द वे अपर फेसिंग कनकेव है तब आपने ओवर एस्टिमेट कर लिया, लोअर फेसिंग कनकेव है आपने क्या कर लिया, इसको अंडर एस्टिमेट कर लिया, तो कायदे से आप एग्जैक्ट एरिया का कैलकुलेशन कब कर पाओगे? जिसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपका इंटीग्रेशन ऑफ एफ फ्रॉम ए टू बी भी सेम है और आपने जो कैलकुलेशन निकाला है यूजिंग व्हाट, ट्रेपीजियम मेथड भी सेम है। वो तभी पॉसिबल है जब आप जितने भी इंटरवल ले रहे हैं वहां आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक यूनिकली आइडेंटिफाइड स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, बाय द वे प्रॉब्लम है किसका, मॉड ऑफ एक्स का। चलो मॉड ऑफ एक्स dx का कहां से कहां तक मैंने मान लिया, -1 से लेके 1 तक। तो मॉड ऑफ एक्स तो ड्रॉ करना आता है सबको, मॉड ऑफ एक्स ड्रॉ करना आता है सबको। देखेंगे अगर बाय द वे मैंने मॉड ऑफ एक्स ड्रॉ किया, ये मॉड ऑफ एक्स है कुछ, आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना है कहां से कहां, -1 से +1 तक। तो अगर बाय द वे आपने केवल एक स्टेप साइज लिया, इसका मतलब आपने कहां से कहां छलांग लगाया, -1 से 1, तब आप कायदे से जो एरिया कैलकुलेट करेंगे वो क्या, इस पूरे के पूरे रेक्टेंगल का कैलकुलेट करेंगे। लेकिन जैसे ही आप अगर नंबर ऑफ स्टेप्स फ्रॉम -1 से 1 के बीच में अगर नंबर ऑफ स्टेप्स अगर आपने 2 ले लिया तो कायदे से ये क्या होगा, आपका x0 होगा, ये क्या होगा, x1 होगा और ये क्या होगा, x2 होगा। और इस बीच में जब आप अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो फिर से ट्राइपीजियम लगाएंगे, और ट्राइपीजियम लगाएंगे तो पहला जो ट्राइपीजियम होगा वो कहां से कहां के बीच में होगा, y0 से y1 के बीच में आप एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, और जो स्ट्रेट लाइन खींचेंगे डेफिनेटली किसके ऊपर फॉल कर रहा है, आपके एक्चुअल फंक्शन के ऊपर। सिमिलरली x1 से x2 के बीच में भी ये क्या कर रहा है, एक्चुअल फंक्शन के ऊपर। तो कायदे से अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो पता चलेगा कि अगर आप इंटीग्रेशन -1 से 1 मॉड ऑफ x dx का अगर कर रहे हैं यूजिंग कितने नंबर ऑफ इंटरवल्स, 2 पे, तो कायदे से एरर क्या होगा, नहीं होगा। इसका मतलब आप जो कैलकुलेट करेंगे वो एग्जैक्ट आंसर कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने नंबर ऑफ स्टेप्स कितना यूज किया, 1 यूज किया, उस केस में आप क्या करेंगे, इसको x0 मानेंगे, इसको x1 मानेंगे, इनके बीच में एक ट्राइपीजियम बनाएंगे, तो आपको ये पता चलेगा आपका एक्चुअल जो एरिया था वो इसके नीचे था, लेकिन आपने जो एरिया कैलकुलेट कर लिया इसके पूरे अंदर कैलकुलेट कर लिया, उस समय आप एरिया को क्या कर लेंगे, ओवर एस्टिमेट कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से एक 5th पॉइंट भी हो सकता है, लिख लेंगे, ट्राइपीजियम evaluates the value of the integration without any error provided in the given interval, ब्रैकेट में लिखेंगे इंडिविजुअल, in the given interval within a bracket लिख सकते हैं इंडिविजुअल, the function must be a straight line, अगर स्ट्रेट लाइन है इस रीजन में
तो डेफिनेटली आप इसको क्या कर लेंगे, प्रॉपर डिजाइन कर लेंगे। लेकिन ये तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन पंगा ये है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहाँ एक अलग स्ट्रेट लाइन है, यहाँ एक अलग स्ट्रेट लाइन है। अगर आपने यहाँ से यहाँ छलांग लगाया और एस्टिमेट करोगे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ छलांग लगाया, तो आप इसको एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट कर पाएंगे। तो थोड़ा सा क्लियर कट आइडिया होना चाहिए। क्या है, इससे गेट में लगातार प्रॉब्लम पूछे जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यार, एक चीज ध्यान देना, ट्रेपेजोइडल मेथड को मैंने ट्रेपीजियम क्यों बोला ये तो समझ में आ गया। अब मैंने बोला है 2 पॉइंट क्वाड्रेचर, मैंने इसी मेथड का नाम दिया है 2 पॉइंट क्वाड्रेचर। तो यार इस मेथड को मैंने 2 पॉइंट क्वाड्रेचर नाम क्यों दिया है यार, सीधी सी बात है, कायदे से आपने एक इंटरवल में 2 पॉइंट खोजा, जो क्या होगा इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, और कायदे से दूसरे इंटरवल का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, और आपने उसको सीधे सीधे क्या किया है कि स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट किया है। तो कायदे से आपने कितने पॉइंट्स यूज किए हैं एक पूरा का पूरा लाइन ट्रेस करने के लिए, या पूरा का पूरा एक कर्व ट्रेस करने के लिए, अप्रोक्सीमेट करने के लिए 2 पॉइंट्स का यूज किया है। इसलिए बेसिकली ट्राइपीजियम मेथड है, ट्रेपेजोइडल मेथड को 2 पॉइंट क्वाड्रेचर मेथड भी कहा जाता है। लिखेंगे the trapezium method is also called 2 point quadrature method, 2 point quadrature method because 2 point quadrature method because it uses the 2 points for the approximating the given function in that interval using a straight line, using the straight line। तो आई थिंक एक फेयर आइडिया हो गया होगा कि कल के दिन अगर जो भी प्रॉब्लम आएंगे आप उसको कैसे एड्रेस कर पाएंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपका सेकंड पॉइंट भी खत्म हुआ, जहां बेसिकली आपने डिस्कस किया है किसके बारे में, डेरिवेशंस के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। और ये फैक्ट्स ध्यान रखना, गेट में लगातार प्रॉब्लम पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको रब आउट कर रहा हूं। चले तो फिर नेक्स्ट सेगमेंट या थर्ड सेगमेंट में बेसिकली मैं बात करने जा रहा हूं एरर के मैथमेटिकल स्टडीज के बारे में, कि कायदे से आपका जो एक्चुअल इंटीग्रेशन का वर्थ होना था और आपने कायदे से उस इंटीग्रेशन को यूजिंग ट्राइपीजियम मेथड क्या किया है, अप्रोक्सीमेट किया है, उनके बीच का डिफरेंस क्या होने जा रहा है। सो द डिफरेंस यूज्ड टू बी, ये क्या है आपका एक्चुअल इंटीग्रेशन जो आप यहां से वर्थ निकालेंगे, और कायदे से आपने क्या किया है उसी इंटीग्रेशन का वर्थ अप्रोक्सीमेट किया है यूजिंग द ट्राइपीजियम मेथड दैट यूज्ड टू बी इक्वल्स टू ऑफ, थोड़ा समझदारी के साथ समझेंगे ये क्या है, माइनस ba⁻3। ba क्या है यहां पर, अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय ऑफ 12n स्क्वायर। n क्या है यहां क्लियर रखना, व्हाट इज द n ओवर हियर, द नंबर ऑफ इंटरवल, और साथ में जो f डबल डैश है, पहले तो ये समझेंगे f क्या है। f कुछ नहीं है आपका गिवन फंक्शन जिसका आपने इंटीग्रेशन लेना था, आप उसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे और एक कांस्टेंट i या जीटा फीड करेंगे जो लाई करता है a, b के बीच में। इसका मतलब सीधी सी कहानी यह है कि इनके बीच का डिफरेंस इज इक्वल्स टू ऑफ दिस वैल्यू, जहां b माइनस ए नोन होगा, n आपको नोन होगा, जो जीटा होगा इट विल लाई समवेयर इन बिटवीन a, b एंड विच विल डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन देम। देखो अब इस प्रॉब्लम को समझने के लिए कुछ अलग अलग केसेस लेता हूं। पहले समझना, अगर बाय द वे आपके प्रॉब्लम में आपका फंक्शन f ऑफ x अगर फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल हुआ, इसका मतलब बाय द वे मैंने लिया a0 a1x, उस केस में ये वर्थ कितना होगा यार। सबसे पहले क्या करना है आपको, फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करना, ऑब्वियसली किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो इसका अगर आप डबल डिफरेंशिएशन करते हैं f डबल डैश x, तो आपको जीटा या जाई रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसका मतलब इन दोनों के बीच में सच कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा जब आपके पास जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, सिंगल डिग्री पॉलिनोमियल होगा। मैंने पहले भी देखा था कि कायदे से देयर विल नॉट बी एनी error if the function f of x for which the numerical integration has to be done using the trapezium method will be equals to of 0। पहली चीज तो मैथमेटिकली प्रूव हो रहा है। दूसरा, आपने ये देखा था कि कायदे से अगर आपके पास अपर फेसिंग पैराबोला था, यहां ध्यान देना, अगर आपके पास अपर फेसिंग पैराबोला था उस समय यूजिंग ट्राइपीजियम मेथड आप कायदे से एरिया को ओवर अप्रोक्सीमेट कर रहे थे, अंडर अप्रोक्सीमेट कर रहे थे। निकालना तो आपको इसके नीचे का रीजन था, आप निकाल इसको लिए हैं, तो उस केस में आपने एरिया को ओवर अप्रोक्सीमेट किया था। इसका मतलब उस केस में ये वैल्यू छोटी थी और ये वैल्यू क्या आपने बड़ी कैलकुलेट कर ली। अगर ये वैल्यू छोटी थी और ये वैल्यू बड़ी कैलकुलेट कर ली तो एरर की वैल्यू क्या आनी चाहिए, निगेटिव आनी चाहिए। पूछ के देख लेते हैं ये सही है या नहीं। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, आपने ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू अगर एक प्रॉब्लम लिया है जो अपर फेसिंग इन नेचर है तो कायदे से ये वैल्यू निगेटिव आनी चाहिए। आप देख सकते हैं कैसे। तो चलो आप अब फंक्शन ले रहे हैं, अगर क्या है आपके पास एक अपर फेसिंग पैराबोला है तो आप छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं। बाय द वे मैंने एग्जांपल ले लिया x²।
मैंने एग्जांपल ले लिया कितना, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का अगर आप डबल डिफरेंशिएशन करते भी हैं तो एफ डबल डैश एक्स, एक्स की जगह में जीटा रखने का मौका नहीं मिलेगा। डबल डिफरेंशिएशन इसका क्या आएगा, 2 ही तो आएगा। तो जब आप इस वैल्यूज के यहां फीड करेंगे b माइनस ए टू द पावर 3, ठीक है, अगर ये वैल्यू आप जैसे ही यहां फीड करेंगे तो आपको एक चीज देख के समझ में आएगा कि सर जो वैल्यू जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। और वैल्यू जब पॉजिटिव है तो वैल्यू आपकी नेट जो एरर आ रही है वो कितनी आ रही है, निगेटिव, जो बनता भी है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फॉर्मूला इज वर्किंग वेरी फाइन। थर्ड, अगर ये लोअर फेसिंग पैराबोला होता तो आप जो अप्रोक्सीमेट करते वो अंडर अप्रोक्सीमेट करते, ये तो आपको भी क्लियर है। वो केस हो सकता था माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का, और उस समय एफ डबल डैश एक्स जो होता वो माइनस ऑफ 2 होता, और माइनस ऑफ 2 एफ डबल डैश जीटा की जगह में अगर आप माइनस 2 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, जो आनी भी चाहिए। तो आज के बाद से ध्यान देना कि कायदे से आपका जो एक्चुअल इंटीग्रेशन वैल्यू है और जो अप्रोक्सीमेटेड इंटीग्रल वैल्यू है, दोनों के बीच का सब्सट्रैक्शन कैन बी इजीली एड्रेस्ड यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला वेयर द जीटा इज लाइंग समवेयर इन बिटवीन ए कॉमा बी। एक न्यूमेरिकल लेके और अच्छे से समझाऊंगा मैं। यहां चाहो तो इस प्रॉब्लम को थोड़ा और अच्छे से समझ सकते हो। देखो ध्यान देना, यहां अगर मैं एच एन सब को अगर इन्वॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो यहां से क्या निकलने जा रहा है, ए को आप लिख सकते हो एक्स नॉट, बी को लिख सकते हो आप एक्स नॉट प्लस एन एच, ठीक। अगर मैं यहां रखना चालू करूं इसको तो बी कितना है, एक्स नॉट प्लस एन एच माइनस ऑफ एक्स नॉट, बचेगा आपके पास क्या, एन क्यूब एच क्यूब, ठीक, with a minus sign, f double dash zeta divided by of 12 n square, 12 n square, ऐसे कुछ है। b माइनस ए, b जो है वो x नॉट प्लस एन एच है, उससे x नॉट सब्सट्रैक्ट किया तो आपके हाथ में जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है n क्यूब डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, सॉर्ट ऑफ दिस इज इक्वल्स टू, अगर आप इनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है 1/12 n इंटू एच क्यूब, n इंटू एच क्यूब, ठीक है। तो आपसे जो रिजल्ट आपके हाथ में आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू ऑफ n ऑफ एच क्यूब ऑफ f डबल डैश जीटा विच इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विथ n, ठीक है, विच इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विथ n। आप चाहो तो इसको थोड़ा और भी आगे प्रोसेस कर सकते हो, इसको आप चाहो तो और भी आगे प्रोसेस कर सकते हो। प्रोसेस करने से ये होगा 1 माइनस 12 एन एच को क्या लिख सकते हैं अपन, b माइनस ए, एनीवेज लिख लेंगे, इनटू ऑफ एच स्क्वायर एफ डबल डैश जीटा, तो ये वैल्यू आ रही है -1/12, एन एच को मैं लिख सकता हूं b माइनस ए इंटू एच स्क्वायर एफ डबल डैश जीटा। तो आपको शायद एक चीज देख को समझ में आया हुआ होगा, ये एरर है, और एरर कायदे से ऑर्डर ऑफ द एरर इन ट्राइपीजियम मेथड हैज द ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर। इसका मतलब जैसे जैसे आप h की वैल्यू क्या करते जाएंगे, रिड्यूस करते जाएंगे, जैसे जैसे आप h की वैल्यू रिड्यूस करते जाएंगे आपको पता चलेगा आपका कहीं ना कहीं एरर पहले से रिड्यूस होता जा रहा है। तो एक बार गेट में प्रॉब्लम पूछ भी लिया गया है, ऑर्डर ऑफ द एरर इन ट्राइपीजियम मेथड इज इन ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर, तो आपको एक फेयर आइडिया होना चाहिए। मेरे हिसाब से इट्स राइट टाइम टू टेक एन न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल लेने से शायद मैं ज़्यादा अच्छे से इस प्रॉब्लम को समझा पाऊंगा। बाय द वे आपके पास एक प्रॉब्लम है, समझने की कोशिश करना, एक्स क्यूब प्लस 1 dx 1 से लेके 6 तक, ठीक है, 1 से लेके 6 तक, फाइंड दी वैल्यू ऑफ n such that error मैं मॉड में ले रहा हूं, हैज टू बी लेसर देन इक्वल्स टू ऑफ 0.1। इसका मतलब दोनों के सब्सट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड जो हो वो 0.1 से कम हो, तो कायदे से आप n की वैल्यू क्या लेंगे। ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम आप वहां क्या करें, सब्स्टिट्यूट करें। देखें सब्स्टिट्यूट क्या होगा, माइनस b कितना है इस प्रॉब्लम में 6 माइनस 1 टू द पावर 3। आप इसका क्या करेंगे, ध्यान देना, आप इसका क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। किसका, फंक्शन का, dy ऑफ dx, यही करने जा रहे हैं, डिवाइडेड बाई ऑफ 12 n स्क्वायर। आप इसका मॉड लेंगे, ये वैल्यू आप चाहते हो लेसर देन इक्वल्स टू ऑफ क्या हो, 0.1 हो। अग्री करते हैं।
ये होगा 6 माइनस 5, मॉड लेने का मतलब तो क्या होगा, माइनस वैसे ही सब बाहर हो जाएगा। 5 टू द पावर 5 इज गोना बी 125। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये बचेगा 3x स्क्वेयर, देयर आफ्टर 6x। 6x, x की जगह में क्या फीड करना है मैंने, जीटा डिवाइडेड बाय ऑफ 12 n स्क्वेयर। ठीक है, इसकी वैल्यू होनी चाहिए। अब ध्यान देना, जीटा आप कुछ भी चूज कर सकते हो, जीटा आप कुछ भी चूज कर सकते हो a और b के बीच में। ठीक है, तो इसका मतलब आप जीटा यहां कुछ भी चूज कर सकते थे, किसके बीच में, a और b बोले तो कहां गया, 1 और 6 के बीच में। मैं चूज क्या करूंगा, मैं चूज करूंगा 6। क्यों, जब मैं 6 रख रहा हूं तब कायदे से ये जो एरर का फैक्टर है वो क्या है, मैक्सिमम है। आ रहा है समझ में? तो ये फैक्टर अगर क्या है 6 के लिए भी, अगर बाय द वे आपने ये दिखा दिया कि ये जो फैक्टर है वो 0.1 से अगर क्या है लेसर है, और वैसे भी जीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से 6 के बीच में ही हो सकती है, और अगर 6 के लिए भी ये कंपोनेंट क्या है 0.1 से लेसर है, सो आई थिंक आई एम एबल टू सेटिस्फाई ऑल ऑफ द रिक्वायरमेंट कि कायदे से एरर जो होगा वो हमेशा 0.1 से क्या होगा, कम होगा। तो इसमें से जीटा की वैल्यू कौन सी रखोगे, जीटा की वैल्यू बेसिकली 1 और 6 के स्पैन में जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन हो उसको रखोगे। जैसे जीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, 1 से 6 के बीच में, कब होगी मैक्सिमम, जब आप जीटा की वैल्यू क्या रखें, 6 रखें। यार ये जरूरी नहीं है ना जीटा है, कल के दिन एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ सकता था, बाय द वे ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ सकता था जीटा डिवाइड बाय 1 प्लस जीटा। तब आपको मैक्सिमम मिनिमा से ये निकाल के देखना होगा कि जीटा इन बिटवीन 1 से 6 के बीच में ये फंक्शन का वर्थ मैक्सिमम कब होगा और कितना होगा। भाई कितना होगा, मैंने इस प्रॉब्लम के लिए रख लिया 6। अब यहां से आप n स्क्वायर की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, तो यहां से n स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी, n स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑफ 125 into 6 divided by of, just a minute, divided by of 0.1 into 12. So n की वैल्यू एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा आएगी, यू कैन गेट दैट वैल्यू वेरी इजीली। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये फार्मूला याद रख लेना। हो सकता है इससे प्रॉब्लम पूछ ले, बाइसेक्शन में अब एरर से एक प्रॉब्लम पूछ लिया है, अब बारी मुझे लगता है कि ट्रेपेजियम की है। इस फार्मूला को आप याद रखने से अच्छा ये होगा कि याद रखने के बाद 3 से 4 अलग अलग केस के लिए इसकी स्टडी कर लें, द थिंग्स विल बी इवन ईजी। अग्रीड? तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को ट्राइपीजियम का एक फेयर आइडिया आ गया होगा कि प्रॉब्लम अपन को एड्रेस करना कैसे है, और मेरे हिसाब से ये कर लेने के बाद माई टर्न इज ऑलमोस्ट डन। अब मैं सीधे सीधे कहाँ पहुंच सकता हूँ, न्यूमेरिकल्स पे पहुंच सकता हूँ। न्यूमेरिकल में पहुंचने के बाद आसानी से अपन क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, तो यार मेरे हिसाब से न्यूमेरिकल पहुंचने से पहले फटाफट एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आपने ट्राइपीजियम मेथड पढ़ा, किस लिए काम आएगा, न्यूमेरिकल डेफिनेट इंटीग्रेशन के काम आएगा। लोअर लिमिट होगा a, जिसको मैं बोलता हूं x0, अपर लिमिट होगा b, मैं उसको n टुकड़े में आगे पहुंच के b तक पहुंचता हूं, सो आई कैन कॉल इट x0 प्लस nh, जहां x0 है वो लोअर लिमिट है, x0 प्लस nh अपर लिमिट है, n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ इंटरवल्स हैं, h जो है वो इंटरवल का साइज है, और ध्यान देना इंटरवल का साइज जो होगा वो यूनिफॉर्म इन नेचर होगा। ठीक, नेक्स्ट, अगर जो फॉर्मूला मैं यूज करने जा रहा हूं किसके लिए, ट्रेपेजियम मेथड के लिए, भाई कुछ नहीं, ट्रेपेजियम का एरिया निकाल। पहले जो सेगमेंट का अगर एरिया निकाल रहे हो वो किसके बराबर होगा, h/2 बाहर गया, ब्रैकेट में आएगा y0 प्लस y1, दूसरे के लिए क्या आएगा y1 प्लस y2, तीसरे के लिए आएगा y2 प्लस y3। तो y0 केवल एक बार आया, yn केवल एक बार आया, और बाकी सब के सब रिपीटेड हुए, तो इसका जो फॉर्मूला होने जा रहा है वो होने जा रहा है h/2 विद ब्रैकेट y0 प्लस yn प्लस बाकी जितने कंपोनेंट होंगे उनके साथ 2 का मल्टीप्लीकेशन भी होगा। अग्रीड? सिमिलरली अगर मैं बात करूं एरर के बारे में, तो अगर आप क्या करते हैं ट्राइपीजियम में फर्स्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यूज करते हैं कि कायदे से f ऑफ x को उस रीजन में अप्रोक्सीमेट करने के लिए, तो एरर कब नहीं होगा, एरर तब नहीं होगा जब वाकई में f ऑफ x जो हो वो उस रीजन में क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो, या कायदे से क्या हो, फर्स्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो। लेकिन अगर ये अपर फेसिंग क्या रहा, पैराबोला रहा या कॉन्केव रहा, तब आपको देखेंगे कि आप एरिया ओवर एस्टिमेट करते हैं, और जब नीचे रहेगा तो अंडर एस्टिमेट करते हैं। मारो गोली, मैंने उसके लिए एक फॉर्मूला क्या किया है, इजाद किया है। इसका मतलब ये एरर तब तक जीरो नहीं होगा जब तक आपका जो फंक्शन f ऑफ x हो वो क्या ना हो, फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल ना हो, या फिर जीरोथ ऑर्डर पॉलिनोमियल ना हो। जीरोथ ऑर्डर पॉलिनोमियल का मतलब अगर फंक्शन f ऑफ x अगर एक कांस्टेंट भी रहा, स्टिल आपके पास कोई एरर नहीं होगा, आप ट्राइपीजियम मेथड से उसकी आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, n और h, n जैसे बड़ा होगा और h जैसे कम होगा, बेसिकली आपका क्या होता जाएगा, एरर रिड्यूस होता जाएगा। और मैंने ये देखा कि कायदे से ट्राइपीजियम में जो ऑर्डर ऑफ द एरर है वो क्या है, h स्क्वायर का फॉर्म है।
ठीक, आपने जो फॉर्मूला यूज किया उस फॉर्मूला से ये देखा वो फॉर्मूला जो है एरर का वो 0 हो रहा है जब कायदे से आपके पास जो फंक्शन है वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर या 0th ऑर्डर का हो। सिमिलरली सेकंड ऑर्डर में ये वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव हो सकती है डिपेंडिंग ऑन ये अपर फेसिंग है कि लोअर फेसिंग है, दैट डिपेंड्स। और साथ में आपसे एक प्रॉब्लम पूछा भी जा सकता है फॉर द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स, अगर आपको एरर को मिनिमाइज करना है इस सर्टेन लिमिट से लोअर साइड में, सो व्हाट मस्ट बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन, तो उसके लिए भी प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। इज दैट पार्ट क्लियर? तो चलिए इसी सेगमेंट में हम गेट के कुछ सीधे प्रॉब्लम ले लेते हैं। लिखा हुआ है द डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 1 upon x dx इज इवेल्युएटेड यूजिंग द ट्रेपेजोइडल रूल विथ द स्टेप साइज ऑफ 1, द करेक्ट आंसर इज। यार आपको प्रॉब्लम कुछ ऐसा दिया, ध्यान देना, कहां से कहां तक, 1 से 3 तक फंक्शन है 1 upon x dx। आपको इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है यूजिंग द ट्राइपीजियम, या ट्रापेजोइडल मेथड के थ्रू। तो यार सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कनेक्ट करेंगे। आपका स्टैंडर्ड फॉर्म था क्या? द स्टैंडर्ड फॉर्म वाज फंक्शन वाज गेटिंग इंटीग्रेटेड फ्रॉम x0 टिल x0 प्लस nh ओवर dx। और मैंने पहले भी बोला था कि आपके प्रॉब्लम में हमेशा देख के आपको x0, n और h की डिटेल आसानी से क्लियर हो जाएगी। तो अगर कंपेयर करूं तो आपको समझ में आया साहब मेरा f ऑफ x जो है वो कितना है, 1 upon x है, x0 जो है वो कितना है, 1 है। सिमिलरली x0 प्लस ऑफ nh जो है वो है 3। इसमें से कुछ वैल्यूज तो मेरे को ऑलरेडी नोन है। क्या क्या नोन से है मेरे को वैल्यूज इसमें? सबसे पहले x0 की वैल्यू पता है मुझे 1। इस प्रॉब्लम में आपको एक चीज और भी दिया हुआ है ट्रापेजोइडल विद द स्टेप साइज ऑफ 1। इसका मतलब h की वैल्यू भी आपको दी हुई है कितनी, 1। तो यहां से आप आसानी से n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या होगा ये देखो, नीचे कैलकुलेट कर, चलो यहां कैलकुलेट कर लेते हैं। ये होगा, क्या होगा देख लेंगे यहां पर, n इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 दैट इज व्हाट, 2। तो आपको कितने स्टेप साइज लेने हैं, सॉरी नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लेने हैं, 2 स्टेप्स लेने हैं। इसका मतलब y0 से y1 पहुंचे, ये पहला स्टेप हुआ आपका, एक कदम हुआ, और y1 से आप y2 पहुंचोगे, आप इसका दूसरा कदम होगा। कभी भी अगर आप ट्रापेजोइडल रूल का मेथड अगर सॉल्व करते हैं तो आपके पास एक थरो टेबल होना चाहिए। ठीक, टेबल क्या क्या होगा देखना, देखो बाय द वे आपके जो प्रॉब्लम दिए हैं उसके हिसाब से मैं देख लेता हूं टेबल क्या होगा। चलो ये सीरियल नंबर ले लेता हूं, या फिर मैं ये बात करता हूं। देखो आप सबसे पहले x की वैरायटीज के रिस्पेक्ट में y की वैरायटीज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर आपने पहला जो लेना है वैल्यू वो क्या लेना है, x0 जो है वो क्या है, 1 है डेफिनेटली। उसके बाद जो कदम रखेंगे वो रखेंगे x0 प्लस h पे, वो होगा x0 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 इंटू h। आप जाएंगे कहां पर, 1 पे, जो होगा आपका x1 का वर्थ। और जो आपका लास्ट स्टेप होगा वो होगा x2 इज इक्वल्स टू ऑफ, ठीक है, सॉरी 1 से 2 जाएंगे आप, 2, और जो लास्ट स्टेप होगा वो कहां होगा, 3। नहीं समझ में आ रहा तो ध्यान देना, आपने जो कैलकुलेशन किया था वो क्या किया था, x0 के बाद कहां x0 प्लस h, और x0 प्लस लास्ट जो था वो क्या था, nh। इस प्रॉब्लम में n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ये डेफिनेटली आप कहां जाएंगे, x0 प्लस 2h। x0 इस प्रॉब्लम में कितना है, 1 है, और h इस प्रॉब्लम में कितना है, 1 है। पहला वैल्यू होगा 1, दूसरा वैल्यू होगा 2, और लास्ट में आप पहुंच चुके हो अपनी हायर लिमिट 3 पे। कुछ नहीं करना है आपको, फंक्शन y पे इसकी वैल्यूज को प्लेस करना है। y की वैल्यू है कितनी मेरे भाई, y इज फंक्शन ऑफ x विच इज इक्वल्स टू ऑफ 1 अपॉन x। ठीक है, तो इसका मतलब होगा 1 बाई ऑफ 1 इज इक्वल्स टू ऑफ 1 बाई ऑफ 2 लिख सकते हैं 0.5, 1 बाई ऑफ 3 लिख सकते हैं 0.333, और ये क्या लिख सकते हैं 0.3 बार। ठीक, आपने पहले ही देखा है कि ट्रापेजियम मेथड में आप जो क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर गेटिंग द फाइनल रिजल्ट दैट यूज्ड टू बी, ध्यान देना, h/2 विद इन अ ब्रैकेट फर्स्ट एंड लास्ट विल कम विदाउट एनी मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2, y0 प्लस yn। n क्या है इस प्रॉब्लम के लिए, डेफिनेटली n क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना, y0 y1 y2, 2 है, y0 y1 y2, चाहो तो मार्क कर सकते हो y0 y1 y2। ठीक, और जो बचे हुए बीच के जितने भी क्या है फंक्शंस के मैग्नीट्यूड हैं वो 2 से मल्टीप्लाई होंगे। ये कुछ h की वैल्यू इस प्रॉब्लम में चलो रखते जाते हैं। h की वैल्यू है इस प्रॉब्लम में 1/2, y0 की वैल्यू इस प्रॉब्लम में है 1, प्लस y2 की प्रॉब्लम है 0.5, प्लस ये होगा 2/3। सो आई हैव टू गेट दिस आंसर। चलिए आप इसका आंसर निकालें, कितना आएगा चेक कर लेते हैं।
देखिए प्रॉब्लम में क्या लिखा हुआ है, फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल 0,1 आर दी गिवन बिलो द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स अकॉर्डिंग टू द ट्रेपेजोइडल रूल। यार सीधा सा ये टेबल देखो यार, टेबल में आप जो x के जंप्स देख रहे हैं वो कहां से कहां के बीच में है, देखो 0.0 से 0.2, 0.2 से 0.4, और ये जो है बेसिकली स्टेप्स की क्या है, साइज है, इंटरवल के क्या है, साइज है। तो देख के इस प्रॉब्लम में h की वैल्यू समझ में आती है 0.2। ठीक, पहली चीज, कितने स्टेप्स आपने यूज किए हैं ध्यान देना, पूरे के पूरे जितने आपके पास क्या है पंक्ति है या रोज है उनका काउंट मत करना भाई। 0.0 से लेके 0.2 आपका क्या होगा, एक स्टेप होगा। इसका मतलब 0.0 से 2 एक स्टेप, 2 से 4 दूसरा स्टेप, 4 से 6 तीसरा स्टेप, 6 से 8 चौथा स्टेप, और सिमिलरली 8 से 1 जो है वो क्या है, पांचवा स्टेप। तो मैं ये बोलूंगा टोटल रो कितने, 1 2 3 4 5 6, अगर 6 रो हैं तो आपके पास नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होंगे, 5 होंगे। बच्चा बहुत कंफ्यूज करता है, डू नॉट गेट कंफ्यूज। ठीक, और आपके बगल में जो क्या दिए हुए हैं, डेटास दिए हुए हैं, जो सबसे पहला डेटा होगा वो क्या होगा, y0 विच इज इक्वल्स टू ऑफ 1, और सबसे जो लास्ट डेटा होगा वो होगा, ध्यान देना, y5 जो कितना दिया हुआ है 3.0। ठीक है, इसका यूज करके मुझे क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो यार एक चीज ध्यान देना, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b x0 टिल x0 प्लस nh। x0 अगर इस प्रॉब्लम में देखता हूं तो वो कितना है, 0.0 से लेके 0.0 प्लस nh बोलने से कितना 5 इंटू 0.2 fx dx जो होता है, व्हाट यूज टू बी द फॉर्मूला ऑफ इट, दैट यूज टू बी h/2। पहला और लास्ट डेटा, पहला डेटा क्या है y0, लास्ट डेटा कितना है y5 प्लस ट्वाइस ऑफ द रिमेनिंग डेटास। रिमेनिंग डेटास में क्या आएगा, y1 भी आएगा, y2 भी आएगा, y3 और y4 भी आएगा। ठीक, h, इस प्रॉब्लम में h की वैल्यू कितनी है 0.2, मैं डिवाइड करूंगा किससे, 2 से। y0 की वैल्यू कितनी है 1 है, और y5 की वैल्यू 3.0 है, और बचे हुए डेटास जो हैं वो हैं आपके 1.24 प्लस ऑफ 1.56 प्लस ऑफ 1.96 प्लस ऑफ 2.44 प्लस ऑफ 3.0। और ये जब आंसर निकालेंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आपके हाथ में होगा, इट्स कमिंग समवेयर 1.85, जो आएगा एग्जैक्ट वही निकाल लेना। और ये होगा आपका अप्रॉक्सीमेटेड इंटीग्रल की वैल्यू यूजिंग द व्हाट मेथड ऑफ ट्राइपीजियम। ठीक है, चलिए इसी सीक्वेंस में अपन एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है, with respect to the numerical evaluation of the definite integral k is equals to this, where a and b are given, which of the following statement is true? The value of k obtained using a trapezoidal rule is always greater than or equals to of exact value of the definite integral। ध्यान देना, ये जो आपके पास definite integral है ये अपर फेसिंग कॉनकेव है या लोअर फेसिंग कॉनकेव है। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ये अपर फेसिंग कॉनकेव है। अगर आप इसको ट्रेपेजोइडली अगर आप इसका कैलकुलेट करते हैं तो आप एरिया हमेशा अप्रोक्सीमेट करेंगे क्या, ज्यादा। तो इसका मतलब क्या, आपके ऑप्शंस जो दिखे हैं उसके बारे में बात करूंगा मैं। The value of k obtained using the trapezoidal rule is always greater than or equals to of the exact value of the definite integral, definitely yes। दूसरा, सिम्पसन्स लिखा हुआ है, k obtained using Simpson's rule is always equals to of exact value of definite integral। ये भी सही है, क्यों, आप आगे जाके देखेंगे जब सिम्पसन्स 1/3 रूल पढ़ेंगे तब आप कायदे से अप्रोक्सीमेशन स्ट्रेट लाइन यूज नहीं करते, अप्रोक्सीमेशन के लिए पैराबोला यूज करते हो। पैराबोला यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली ये है तो पैराबोला, आप क्या कर पाएंगे, इसको डेफिनेटली एग्जैक्ट ही अप्रोक्सीमेट कर पाएंगे। इसका मतलब बोथ 1 and 2 इज ट्रू, सो द आंसर इज गोना बी सी। ठीक है, सो आई थिंक अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये प्रॉब्लम लगातार क्या है, कैलकुलेटिव है, बस वही प्रोसेस आपको क्या करना है, लगातार कैरी आउट करना है, और कैरी आउट करके क्या करना है, अपने आंसर निकालना है। प्रोबेबली यू विल बी एबल टू डू दैट ऑल। तो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट द ट्रेपेजोइडल और ट्रेपेजियम रूल। इज दैट पार्ट क्लियर? थैंक यू वेरी मच।